नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोलकाता पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरजीकर के आरोपी संजय रॉय को सीबीआई ने लिया हिरासत में। वारदात की जगह साक्ष्य जुटाने में जुटी चिकित्सक फॉरेंसिक टीम। ट्रेनी डॉक्टर हत्याकांड के विरोध में पश्चिम बंगाल नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भाजपा विधायकों के साथ राज्य विधानसभा पर किया विरोध प्रदर्शन। मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर भाजपा हमलावर। ममता बनर्जी की सरकार को बताया निर्ममता से भरा। जुलाई 2024 में देश के निर्यात में 2.81% की वृद्धि दर्ज। 62.42 अरब डॉलर का रहा निर्यात। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान और परिधान निर्यात में दर्ज की गई वृद्धि। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी विभाजन का दंश झेलने वाले पीड़ितों को श्रद्धांजलि। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किला समेत राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति देंगे राष्ट्र के नाम संदेश। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर होगा प्रसारण। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के कोने कोने से बढ़ रही है जन भागीदारी। केंद्रीय मंत्रियों समेत आम लोगों ने घरों में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। तिरंगे के साथ सेल्फी ले रहे हैं लोग। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के सारे पहलू अब सामने आएंगे। दरअसल कोलकाता पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरजीकर के आरोपी को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। संजय रॉय को सॉल्ट लेक स्थित सीबीआई के सीजीओ कॉम्प्लेक्स कार्यालय ले जाया गया। इससे पहले सीबीआई की टीम आज सुबह ही एक विशेष चिकित्सा और फॉरेंसिक टीम के साथ कोलकाता पहुंची थी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और मर्डर मामले में देश भर में रोष फैला हुआ है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स महिला डॉक्टर के न्याय की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स की मांग है कि महिलाओं और डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक स्वास्थ्य मंत्रालय लिखित में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आश्वासन नहीं देता, तब तक उनकी ये हड़ताल जारी रहेगी। आपकी हड़ताल कब तक रहेगी और किस तरह की मांगे? हमारी मांगे इतनी हैं कि हमको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड कराया जाए, उसके लिए कमेटी बनाया जाए, गठित किया जाए जिससे वो इम्प्लीमेंट हो। दूसरी डिमांड ये है कि बाउंसर उपलब्ध कराए जाएं, हर एक हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बढ़ाया जाए जिससे मैं बिना भय के काम कर सकें। Till the time women are not safe in the confines of their own hospital, in their own duty rooms, on their when they are on duty. So till that time we are not going to settle down for anything less than CPA. CPA is our main target, and till the time we don't get it, the protests are not going to die down. We want a written assured Central Protection Act and something on that scale. झूठे आश्वासन हमें नहीं चाहिए जो सिर्फ बोले गए हैं. We want a written notice by the Ministry of Health, and we will not stop the strike unless we are guaranteed the basic rights of safety. We are not even safe in our own workplace, our own homes. भले ही इस मामले को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया और मामले की गुत्थियों को सुलझाने में लगी है, लेकिन इनकी दो अहम मांगे जो विमेन सिक्योरिटी को लेके, वर्क प्लेस पर विमेन सिक्योरिटी हो, और दूसरा सरकार की तरफ से इनका जो एक प्रोटेक्शन एक्ट है उसको जल्दी से लागू कराने की मांग को लेके इनका जो हड़ताल है और धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से कैमरामैन मोंटी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली।
वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी अन्य भाजपा विधायकों के साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार हत्या मामले के खिलाफ राज्य विधानसभा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप भी लगाया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। आरजीकर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो जरूरत होगा तो सबके खिलाफ आवाज बंगाल की जनता उठाएगा। वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, शी इज होल्डिंग टू सब्जेक्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट, वन हेल्थ, सेकेंड होम। वहीं भाजपा ने पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले पर जमकर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री द्वारा इस जघन्य अपराध को छिपाने की कोशिश हुई। उन्होंने ममता बनर्जी को निर्ममता बनर्जी संबोधित करते हुए कहा कि इस घटना ने उनके न्याय देने की क्षमता को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस पिटीशन में याचिकाकर्ता जो मृतक है, द डिसीज्ड, उसके पेरेंट्स हैं। ये बड़ा अहम है। ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगा कौन रहा है? आरोप लगा रहा है एक पीड़ित परिवार जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। और ममता बनर्जी को पीड़ा नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा, और यह कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है आज। साथ ही बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि पहले 48 घंटे सबूत जुटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सीबीआई को तुरंत जांच नहीं सौंपी गई। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या ममता बनर्जी किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। चिंताजनक यह है कि ममता बनर्जी 10 तारीख को कहती हैं कि मैं कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर कर दूंगी। ममता बनर्जी, आपसे सवाल होगा कि आपकी निर्ममता का क्या कारण है, क्योंकि वो 48 घंटे ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, फॉर फोरेंसिक एग्जामिनेशन, फॉर एन अनबायस्ड पोस्टमार्टम, बट वो नहीं होता है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर एक बार फिर तंज कसा है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया में लिखा कि ममता बनर्जी सही मायनों में उस कहावत को चरितार्थ करती हैं, जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था, जिसका इस्तेमाल पतनशील और अलोकप्रिय रोम के सम्राट के लिए किया जाता था। उन्होंने लिखा, जबकि पूरा देश बंगाल की बेटी के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के खिलाफ एक साथ मिलकर आवाज उठा रहा है, वहीं ममता बनर्जी बेशर्मी से धनधान्य स्टेडियम में कन्याश्री योजना के जश्न को भव्यता के साथ आगे बढ़ाते हुए आत्म प्रशंसा का तमाशा कर रही हैं। अमित मालवीय ने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी पीड़िता के साथ खड़ी होने में विफल रहीं, लेकिन एक विवेकशील महिला के रूप में वह कम से कम परिवार के साथ सहानुभूति तो जता सकती थीं। अगर उन्होंने अखबारों के में भव्य तमाशा दिखाने के बजाय पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भरपूर निवेश किया होता, तो बंगाल की लड़की सड़कों पर न्याय के लिए मार्च करने के लिए मजबूर उनको नहीं होना पड़ता। उन्होंने साथ ही लिखा कि अगर ममता बनर्जी में थोड़ी भी गरिमा है तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहने के लिए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के भीतर ही मतभेद सामने आने लगे हैं। बुधवार की रात को प्रस्तावित टेस्ट मार्च को लेकर मतभेद सामने आया है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और महिला पार्टी पार्षद ने आधी रात को प्रस्तावित मार्च के मुद्दे पर
सार्वजनिक एकजुटता जताई, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के एक पूर्व प्रवक्ता और ममता बनर्जी के करीबी नेता ने इस घटना को राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए सीपीआईएम और भाजपा की चाल बताया। वहीं टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने मंगलवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कल मैं प्रदर्शनकारियों में शामिल होने जा रहा हूं, क्योंकि मेरी भी लाखों बंगाली परिवारों की तरह एक बेटी और एक छोटी पोती है। हमें इस मौके पर उठ खड़ा होना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ क्रूरता बहुत हो चुकी है। चाहे कुछ भी हो, आइए हम सब मिलकर इस घटना का विरोध करें। इसके अलावा टीएमसी सांसद सुखेंदु लिखते हैं कि अस्पताल में बलात्कार और निर्दयतापूर्वक हत्या की गई। वे कौन लोग हैं, अब सीबीआई जांच करेगी। खैर, मुझे सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं है, फिर भी सच्चाई सामने आनी ही है। दरिंदों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? जो भी इस अपराध के लिए जिम्मेदार है उसे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। और कुछ इस तरह ही कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 37 की टीएमसी पार्षद ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक संदेश जारी कर लोगों से महिलाओं की गरिमा और जीवन की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। वहीं दूसरी ओर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने प्रस्तावित मिडनाइट प्रोटेस्ट की तीखी आलोचना करते हुए वो नजर आए। उन्होंने मार्च को प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा कि आरजीकर पर विरोध प्रदर्शन होने दीजिए, लेकिन आप लोग अप्रत्यक्ष तौर पर सीपीआईएम और भाजपा द्वारा आयोजित किसी प्रदर्शन में हिस्सा ना लें। इनके शासनकाल में बलात्कार और हत्या की कई घटनाएं हुई हैं। आरजीकर घटना अलग लेकिन भयावह घटना है। वामपंथी दल और भाजपा वास्तव में इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं, इसलिए केवल सेल्फी लेने के लिए कार्यक्रम में शामिल ना हो। वहीं लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। उन्होंने विभाजन की विभीषिका के आंदोलन को लेकर पटेल प्रतिमा से लेकर लोक भवन तक पैदल मौन मार्च भी किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भी जाति के नाम पर देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर कहा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले लोग हिंदुओं की स्थिति पर बोलने से डर रहे हैं। जो दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अर्थव्यवस्था को मजबूती देती एक खबर की। दरअसल निर्यात के क्षेत्र में एक अच्छी खबर आई है। देश में जुलाई 2024 में निर्यात में 2.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने जुलाई के व्यापार डेटा की जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई में निर्यात 62.42 अरब डॉलर का रहा है। वहीं अप्रैल जुलाई निर्यात 261.47 बिलियन रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान और परिधान निर्यात में इजाफा दर्ज किया गया है। वाणिज्य सचिव ने बताया कि भारत ने साबित किया है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि बजट में घोषित ई कॉमर्स हब से ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों से मुठभेड़ में 48 राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। पुलिस और सेना के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी भी घायल हुआ। सुरक्षा बलों ने मौके से एक राइफल के साथ 3 बैग समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए हैं। 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका में सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को भी सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी। तब से ही सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया हुआ है। और फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं DD न्यूज़ और आइए बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर द असम राइफल्स के पोस्ट को रिपोस्ट किया है। इस पोस्ट में द असम राइफल्स के जवान हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेते दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट को शेयर करने के साथ ही गृह मंत्री ने लिखा है कि हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय ध्वज के गौरव को अपने दिलों के साथ साथ जनता तक भी ले जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पहल हर घर तिरंगा अभियान से केवल देश प्रेम की भावना ही नहीं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में एक नई इंडस्ट्री का विकास भी हुआ है। इस अभियान की अहम कड़ी संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री की इस पहल से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अमृत महोत्सव एक बड़ा अनोखा कार्यक्रम था, और ऐसे कार्यक्रम की जो विजनिंग है, जो परिकल्पना है, वो केवल एक स्वप्न दृष्टा जो लीडर होता है, एक विजनरी लीडर होता है, वही कर सकता है। हर घर तिरंगा भी उन्हीं की एक कल्पना थी, जिसके फलस्वरूप हमने इस पूरे कार्यक्रम पहली बार 2022 में हमने कार्यक्रम किया। उन्होंने कहा कि इस बार झंडों की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतनी मात्रा में झंडे नहीं हम बनाते हैं इस देश में। और इस प्रकार से पूरी एक इंडस्ट्री बनी और एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू हुई। और इस वर्ष भी जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम हो रहा है, तो देश भर की हजारों लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं झंडे निर्मित करके सप्लाई कर रही। इस पहल के बाद बड़े निर्माताओं के बजाय महिलाओं के नेतृत्व में स्वयं सहायता समूह तिरंगों की डिमांड पूरी कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश ने 2022 में हमसे संस्कृति मंत्रालय से 4.5 करोड़ झंडे खरीदे थे। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश ने हमसे एक झंडा भी नहीं खरीदा और ये कहा कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप सारे झंडे बना देंगे, वो सक्षम है। 25 करोड़ में जो पहला वर्ष था, उसमें हमने 7.5 करोड़ झंडे बड़े विक्रेताओं के माध्यम से बना के डिस्ट्रीब्यूट किए, जो मात्रा दूसरे वर्ष में कम होकर लगभग 2.5 करोड़ हो गई, और इस वर्ष वो ना के बराबर है।
ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये पूरा एक उद्योग बन गया है जो झंडे बना रही हैं, बेच रही हैं, और ये झंडा बेचती हैं 15 से 20 रुपए के बीच में। और अगर ये इस कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि इतने बड़ी मात्रा में झंडे हैं, तो इनकी अच्छी इस कार्यक्रम के दौरान अर्निंग हो रही है। पूरा देश इस वक्त स्वतंत्रता दिवस के रंगों में रंगा हुआ नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में सीआरपीएफ कर्मियों ने हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। इस बाइक रैली में सीआरपीएफ के जवानों का जोश देखने को मिला। आज ग्रुप के अंदर सीआरपीएफ ग्रेटर नोएडा के कैंपस में सीआरपीएफ के यहाँ के कार्मिक सभी एक हर घर तिरंगा अभियान के में शामिल हैं। और हमारा उद्देश्य यह है कि सीआरपीएफ के कार्मिक और परिवार ही नहीं, बल्कि महिलाएं और जवान और सब मिलकर आसपास के इलाके में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान निकालेंगे और उसमें सभी लोगों को जागरूक करके देश प्रेम के प्रति उनकी भावनाओं को बढ़ाएं। आप जानते हैं सीआरपीएफ ने हमेशा बहुत ज़्यादा बलिदान दिया है और इसी झंडे के लिए उन्होंने अपनी आहुतियाँ दी है। तो वही आम जनता के अंदर भी तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़े, प्यार बढ़े, जागरूकता बढ़े, उसी के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी तमाम खबरें आपने देखी हैं। आइए रुक करेंगे बाकी की खबरों की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया। इस दौरान सचिव सचिन एस कृष्णन, अतिरिक्त सचिव भुवनेश कुमार, संयुक्त सचिव संकेत भोनवे और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। एक पेड़ मां के नाम अभियान, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि कैसे पौधारोपण के लिए लगातार लोग जागरूक नजर आ रहे हैं और उसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री ने भी यहां पौधारोपण किया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र के आसपास भी सख्ती से निगरानी की जा रही है। बांग्लादेश में अशांति के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री बॉर्डर पर भी अपनी गश्त और निगरानी बढ़ा दी है। समुद्री सुरक्षा को लेकर कोस्ट गार्ड डीआईजी कंवलजीत सिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। आइए देखते हैं उस बातचीत के कुछ खास अंश। बांग्लादेश में हुई अशांति के बाद भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है और समुद्री जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके पास है। किस तरीके से समुद्री सुरक्षा हो रही है, इस पर खास बात करने के लिए हमारे साथ हैं कोस्ट गार्ड के डीआईजी कंवलजीत जी। सर, किस तरीके से जो है समुद्री जो सुरक्षा का जिम्मा है वो कोस्ट गार्ड के पास है, तो किस तरीके से समुद्री सुरक्षा इस समय हो रही है? क्या कोस्ट गार्ड ने जब से बांग्लादेश में अशांति फैली है क्या अपनी फोर्स भी बढ़ाई है यहाँ पर? जी, देखिए, मैं जो IMBL है जो कि बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, समुद्री जो सीमा लगती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी DHQ 8 जो कि हल्दिया में बेस्ड है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड हम लोगों के पास एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भी है फ्रेजरगंज। एंड जब से जो हमारे पड़ोसी देश के अंदर अशांति का माहौल रहा है तो हमने अपनी फोर्सेस जो हैं और ज़्यादा ऑगमेंट कर दी हैं और पेट्रोलिंग है जो कि IMBL यानी कि जो समुद्री जो बाउंड्री लाइन है बांग्लादेश का लगते हुए वहाँ पे हमारे शिप्स जो हैं वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है जिसमें कि BSF के जो वेस्टर्न कमांड के जो ADG हैं वो चीयर कर रहे हैं, तो क्या कोस्ट गार्ड भी इस तरीके से उस कमेटी में शामिल है? और बांग्लादेश से जो अधिकारी है, समकक्ष अधिकारी हैं, क्या उनसे भी आपकी बातचीत लगातार जारी है? हाँ जी, उनके साथ बातचीत हमारी नहीं, हमारे हेडक्वार्टर्स की, उनके साथ बांग्लादेश कोस्ट गार्ड के साथ बातचीत जारी रहती है। और कभी भी नॉर्मल टाइम्स के अंदर भी अगर कोई फिशिंग बोट कहीं रास्ता भटक जाए या कहीं कुछ सर्च एंड रेस्क्यू के लिए कोई आदमी की भी जरूरत पड़े तो हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सर, DD से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे इंडियन कोस्ट गार्ड के DIG जिनका कहना है कि जब से बांग्लादेश में अशांति हुई है पड़ोसी देश में, तब से कहीं ना कहीं
जो समुद्री जो हमारी सीमा है, एक तो उसमें अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है और साथ ही तमाम जो सुरक्षा को लेकर के चाक चौबंद है वो भी बढ़ाया गया है। कैमरामैन ललित के साथ में उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, हल्दिया, पश्चिमी बंगाल। और आइए बात करते हैं आज़ादी के पर्व की, जहाँ इस साल हम आज़ादी की 78वीं सालगिरह मनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 पर इसका क्षेत्रीय भाषा संस्करण प्रसारित करेगा। राजधानी दिल्ली में स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी स्कोप की ओर से राजधानी दिल्ली में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा का विषय था विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में कॉरपोरेट इंडिया की क्या भूमिका होगी। डीडी न्यूज़ से बात करते हुए स्कोप के निदेशक अतुल सोबती ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें देश के लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना होगा। इससे देश में विकास दर की रफ्तार भी तेज होगी। विकसित भारत के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनको अचीव करना है हमने। जैसे हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो 12,000 से 15,000 डॉलर्स पर पर्सन चाहिए, जो आज की डेट में 3,000 से कम है। उसके लिए एक तो पहली चीज़ तो है कि हमें ग्रो करना है। जैसे अभी आपने सुना प्रोफेसर सुब्रमण्यम को भी, वो कह रहे हैं कि हम 55 ट्रिलियन की इकॉनमी बन सकते हैं, और अगर उस हिसाब से चलते हैं तो हमारा जो है पर कैपिटा जो है ये कम से कम 25-30 हज़ार डॉलर्स पर कैपिटा जो बन पाएगा। हॉकी इंडिया ने दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश को उनके शानदार करियर के लिए सम्मानित किया है। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में हॉकी इंडिया ने श्रीजेश को 25 लाख रुपए का चेक भी दिया। इस मौके पर श्रीजेश की जर्सी नंबर 16 को रिटायर करने का ऐलान भी हुआ। श्रीजेश ने हाल ही में संपन्न हुए पेरिस खेलों में देश को लगातार दूसरा ओलंपिक पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने घोषणा की कि लगभग 2 दशक तक 16 नंबर की जर्सी पहनने वाले 36 वर्षीय श्रीजेश जूनियर हॉकी टीम के राष्ट्रीय कोच की भूमिका निभाएंगे। श्रीजेश लंबे समय से भारतीय हॉकी टीम के अहम सदस्य रहे हैं। श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक में भी शानदार प्रदर्शन किया और विरोधी टीम के सामने दीवार बनकर खड़े रहे। सम्मान समारोह में पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर भी उपस्थित रहीं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत की आजादी का प्रतीक है तिरंगा, राष्ट्र निर्माण का प्रतीक है तिरंगा, देश की आन बान शान है तिरंगा। आजादी और तिरंगे के सफर पर देखिए हमारी खास पेशकश, देश की शान तिरंगा। गीतों में, गानों में, तरन्नुम में, तरानों में उस हर शख्स को अपनी मिट्टी पर, अपनी मातृभूमि पर शहीद होते हुए देखा है हमने। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रस्तुत करेंगे आपके सामने आजादी की वीरांगनाओं की महान गाथा। तो जुड़िएगा हमारे साथ 15 अगस्त दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बीते 10 वर्षों में विकसित भारत की राह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं कई ऐलान। उन ऐलानों को देश की जनता ने किया है आत्मसात। लाल